हेलो फ्रेंड्स, ग्रो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मैंने कहा था कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लर्न करते हैं। मान लीजिए कि ये एक एटम है और ये इसका इनर शेल है, इनर शेल, और इनर शेल के ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है। जो स्टूडेंट्स इनर सेल्स समझ नहीं पाए हैं वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कीजिए। इनर सेल मतलब न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल के बीच का कोई एक सेल होगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल के बीच में एक सेल हो सकता है या एक से ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। अब ये है इनर सेल और यहाँ पर ये है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूक्लियस से सबसे पास कौन सा है? इनर सेल। इसलिए इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे पहले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से सफिशिएंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। क्या रीजन है? रीजन ये होता है कि न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के बीच में ये इनर शेल तो हो गया, इनर शेल तो आ गया है। अब इनर शेल न्यूक्लियस से पहले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, बाकी जो बचा कुचा रिमेनिंग न्यूक्लियस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सपीरियंस करेगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्सपीरियंस करेंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। इस समय हम कहेंगे कि जो वैलेंस शेल से रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से जो रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, न्यूक्लियस से जो रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे ही कहते हैं क्या? उसे ही कहते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये एटॉमिक रेडियस प्रेडिक्ट करने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। चलिए यहाँ पे लर्न करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है। मैं यहाँ पर सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये तीनों एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का होता है 5। अच्छा देखिए, न्यूक्लियस में सॉरी लिथियम के न्यूक्लियस में यहाँ पर होंगे 3 प्रोटॉन होंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें 3 प्रोटॉन होगा और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1:2:1, 1:2:1। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस सेल में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये न्यूक्लियस में जो 3 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है ना, उससे सबसे पहले कांटेक्ट में आएंगे कौन? इनर से। बाकी जो बचा हुआ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वैलेंस से एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2:2। अब यहाँ पर देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिथियम से 1 ज्यादा है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 1 ज्यादा, 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 है एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन कितने होंगे? ऑब्वियसली 4 होंगे। अब यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स हैं, अरे फर्स्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब देखिए न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो हम बताएंगे क्या? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है इसमें है कितने प्रोटॉन्स, है कितने प्रोटॉन्स। अगर 4 प्रोटॉन होगा तो यहाँ पर बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा होगा। अब इस समय क्या होगा कि यहाँ पर हम बताएंगे कि न्यूक्लियस, बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है वो अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट सेल को ज्यादा दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि लिथियम एंड बेरिलियम का इनर सेल एक ही है, फर्स्ट सेल है, लेकिन बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, 4 प्रोटॉन है, इसलिए वो क्या कर रहा है?
कि फर्स्ट सेल एज वेल एज सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेरिलियम का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, इसीलिए क्योंकि बेरिलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करते जाएंगे, लिथियम फिर बेरिलियम और उसके बाद अगर बोरोन को ऑब्जर्व करेंगे, तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 2p1 है। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 5 है, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। अब यहाँ पर चलिए इसका थोड़ा बोरोन का अभी स्टडी करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर कितने हैं 5 प्रोटॉन्स, जबकि बेरिलियम में कितने हैं 4 प्रोटॉन और लिथियम में है 3 प्रोटॉन। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स बोरोन का मिलेगा, और इसकी वजह से हम कहेंगे कि बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और ये क्या करेगा फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ऑल्सो सेकेंड सेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि लिथियम बेरिलियम बोरोन में से किसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप बोलेंगे बोरोन। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि बोरोन का यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ओके न्यूक्लियस के 5 प्रोटॉन्स के कांटेक्ट में आ रहा है, और न्यूक्लियस का चार्ज बाकी बेरिलियम एंड लिथियम के न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए बोरोन का नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। हम बताएंगे कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो गया। अब इसका ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट के आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही है। इससे क्या होगा एटम्स थोड़ा सा स्विच हो जाता है। आप इमेजिन करो जैसे आप गांव में जा रहे हो या कहीं पर भी होटल में जा रहे हो, रसगुल्ला को निचोड़ दो तो जैसे स्विच हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा बोरोन का एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब पीरियोडिक टेबल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी पीरियड में लेफ्ट से राइट तक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते होते नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एंड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता जाता है। इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। अब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका क्या होगा वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसकी वजह से एटम थोड़ा सा स्विच हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एटम का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन क्या है, आप बताओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको अगर पूछा जाएगा किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, लिथियम का ज्यादा होगा, फिर बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरोन। अगर आपको कोई पूछेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, तो आप बताओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोरोन का ज्यादा है, फिर बेरिलियम का, फिर उसके बाद लिथियम। चलिए यहाँ तक आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा। तो हम पूरा ये कॉन्सेप्ट का एक समरी कर देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉम का साइज ज्यादा होगा इसका मतलब पक्का उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, या अगर किसी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस पक्का ज्यादा होगा। एक ही बात है। तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने वाले हैं जो कि एटॉमिक रेडियस का लास्ट फैक्टर होगा। वो क्या है? वो है वैलेंस शेल। सपोज कीजिए कि एक एटम है X और एक एटम है Y। अब एटम X का अगर हम वैलेंस शेल ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे इसका इनर शेल होगा 1 और वैलेंस शेल होगा 2। अच्छा, उसी तरह से मान लो कि यहाँ पर Y का ये इनर शेल और यहाँ पर इनर शेल के ऊपर मैंने और एक सेल ड्रॉ कर दिया और लास्ट में ये एक सेल मैंने ड्रॉ किया।
अब यहाँ पर ये तो बन गया हमारा वैलेंस सेल जिसको लास्ट सेल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। लेट्स कंसीडर कीजिए, यहाँ पर देखिए थर्ड सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मान के चलिए यहाँ पर थर्ड सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस 3x यूनिट है। हम कंसीडर करें, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, थर्ड सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मान लीजिए 3x यूनिट है और सेकंड सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस है 2x यूनिट। अब बताइए किसका डिस्टेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली थर्ड सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ज्यादा है। अब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पर ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स यस। अगर वैलेंस सेल का वैल्यू बढ़ता है, वैलेंस सेल का वैल्यू या वैलेंस सेल का नंबर अगर बढ़ता है तो वैलेंस सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ज्यादा होता है और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आप इजीली कह सकते हो कि वहां पर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। यहाँ पर y का थर्ड सेल है वैलेंस सेल और यहाँ पर x का सेकंड सेल है, तो इसीलिए हम बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ x स्मॉलर देन y। एटॉमिक रेडियस ऑफ x स्मॉलर देन y क्यों? क्योंकि x का यहाँ पर वैलेंस सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कम है इसलिए लेस एटॉमिक साइज, y का वैलेंस सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ज्यादा एटॉमिक साइज। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस कैसे पीरियोडिक टेबल में वैरी करता है, कैसे वेरी करता है। पहले हम देखेंगे पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करेगा। अब एटॉमिक रेडियस पीरियड वाइज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, सॉरी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। लेफ्ट से राइट तक एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब ऐसा इसीलिए होता है कि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं उनमें लेफ्ट से राइट तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते उनके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन वैलेंस सेल फिक्स्ड रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,